नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके एनसीईआरटी की श्रृंखला। दोस्तों, आज की अपनी इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 जियोग्राफी के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 के बारे में, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे अपनी बदलती हुई पृथ्वी के बारे में कि कैसे बदलती है। तो अगर हम बात करें अपनी पृथ्वी के स्थल भाग की, तो जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और जो ये प्लेटें हैं, स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, ये गति करती रहती हैं। गति करती हैं यानी कि चलायमान है। क्यों चलती हैं? क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, लावा है, वो गति करता है, तो ये उसी पे चलती रहती हैं। और जो ये मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, ये एक वृत्तीय रूप में घूमता है यानी कि गोलाकार गति में घूमता है। तो प्लेटें भी उसी के साथ, उस मैग्मा के साथ वैसे ही घूमती हैं। और जब इन प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी में भी परिवर्तन होते हैं। तो जो पृथ्वी की ये गतियां हैं, इनको उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां होती हैं। तो ये बल देख लेते हैं, दो होते हैं ये बल, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो जो पृथ्वी की गतियां हैं, ये दो बलों पर निर्भर करती हैं। गतियां कौन कौन से? अंतर्जनित बल और ये बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो जो ये अंतर्जनित बल है, अंतर्जनित बल, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। अंतर्जनित भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आकस्मिक बल, आकस्मिक बल, और दूसरा पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल। तो जो आकस्मिक बल है, इसके कारण जो अचानक होने वाली घटनाएं, मतलब पृथ्वी के अंतर्जनित बल है, अंदर हो रहा है, और कैसे हो रहा है? आकस्मिक यानी कि अचानक से हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है? भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। और जो पटल विरूपणी बल है, विरूपण बल है, इसको पर्वत निर्माणकारी बल भी कहते हैं। यानी कि इसके कारण जो पर्वत बनते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है, तो इसको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। अब बात करें बहिर्जनित बल की। बहिर्जनित यानी कि जो बाहर उत्पन्न हुआ है, जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर उत्पन्न होने वाले बल हैं, उनको बहिर्जनित कहते हैं। अंतर्जनित जो अंदर हो रहा है, बहिर्जनित जो बाहर हो रहा है। तो ये होता क्यों है बहिर्जनित बल? एक तो अपर्दन और दूसरा निक्षेपण, दो क्रियाएं हैं जिनके कारण हो रहा है अपर्दन एंड निक्षेपण। अपर्दन नदियों द्वारा, हवा द्वारा किसी भी जगह की मिट्टी को बहा ले जाना, उड़ा ले जाना, इनके कारण जो हो रहा है अपर्दन है। निक्षेपण किसी जगह पे ले जाकर जमा कर देना, धूल के कर, जो मिट्टी है, धूल है, सिल्ट है, बालू है, उसको दूसरी जगह पे जमा कर देना, ये निक्षेपण है। इसमें कौन कौन जिम्मेदार होता है? इसमें आपका जो नदी कौन सा? बहता जल जो है वो
मिट्टी को बहा ले जाएगा तो उस जगह पे बल लगेगा, परिवर्तन आएगा, और जहाँ पे जमा करेगा वहाँ भी परिवर्तन आएगा। पवन दूसरा हो सकता है, पवन, हवा। हवा भी अपर्दन और निक्षेपण के लिए जिम्मेदार होती है। बात करें अगले की, समुद्री तरंग, समुद्री तरंग और हिमनद। हिमनद ये बहिर्जनित बल के कारक हैं। और जो ये अंतर्जनित बल है, अंतर्जनित बल के कारण बहुत ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि जो भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं और इससे पृथ्वी की सतह पर ज़्यादा हानि होती है। और ये जो बहिर्जनित बल है इतने हानिकारक नहीं होते हैं इनकी तुलना में। अब बात करें ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी तो भूपर्पटी पर यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर खुला हुआ ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है, मैग्मा, लावा, जो अचानक बाहर आ जाता है, तो उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी। अब बात कर लेते हैं भूकंप की। भूकंप, भूकंप क्या होता है? जब भूपर्पटी के नीचे कंपन होता है, कंपन आरंभ होता है, तो भूकंप में जो भूपर्पटी है उसके नीचे, एक पर्पटी मान लेते हैं, तो इसके नीचे जहां से कंपन आरंभ हुआ, जहां से कंपन होना आरंभ हुआ, उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर है जहां से कंपन होना आरंभ हुआ, और ये जहां से पृथ्वी पे ऊपर आएगा, तो जहां से पृथ्वी पे फैलेगा उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहते हैं जहां से निकलता है। और इसी अधिकेंद्र से ही जो भूकंप की तरंगे हैं, ये तरंगे यहाँ पे ऐसे फैलना शुरू होती हैं, केंद्र से अपने चारों तरफ फैलना शुरू होती हैं। तो अधिकेंद्र यानी कि जहां से भूकंप फैल रहा है, जहां से निकला है पृथ्वी के बाद, तो ये जो अधिकेंद्र वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे ज्यादा हानि होती है। और जबकि जब जिससे जैसे दूरी बढ़ती जाती है अधिकेंद्र से, उतना ही इसका जो प्रभाव है वो कम होता जाता है, तो वहाँ पे हानि ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो जहाँ पे जो केंद्र है, अधिकेंद्र है, वहाँ पे हानि ज़्यादा होती है। तो जो ये जो तरंगे निकल रही हैं, जो फैल रही हैं, जो तरंगे हैं भूकंप की, वो 3 प्रकार की होती हैं। तरंगे 3 प्रकार। कौन कौन से? तो इसमें होती है पी तरंगे, जिसको अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंगे, जिनको पी तरंगे भी कहते हैं। पी तरंगे, पी तरंगे इनकी ये ऐसे चलती है, सीधे इस डायरेक्शन में चलती है। और दूसरी तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। एक, दो, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगे, इनको एस तरंगे भी बोलते हैं। एस तरंगे। और इनकी गति ऐसे एस शेप में होती है, तो इसलिए एस तरंगे बोलते हैं। और तीसरी होती है पृष्ठीय तरंगे, जिनको एल तरंगे भी कहते हैं। एल तरंगे, एल तरंगे। और जो पृष्ठीय तरंगे हैं वो अत्यधिक हानिकारक होती हैं। अत्यधिक हानिकारक होती हैं जो पृष्ठीय तरंगे होती हैं।
अब भूकंप का मापन कैसे किया जाता है ये बताया गया है। तो भूकंप का मापन भूकंप लेखी सीस्मोग्राफ भूकंप लेखी द्वारा किया जाता है। और जो भूकंप की तीव्रता है वो रेक्टर स्केल पे मापी जाती है। जब कहीं भूकंप आता है तो इतने रेक्टर स्केल का भूकंप आया है, तो उसमें जो 2.0 रिएक्टर स्केल पे है अगर, तो इसको कम प्रभाव वाला माना जाता है, कम तीव्रता वाला। और अगर यही भूकंप रिएक्टर स्केल पे 5.0 का है तो ये थोड़ा जैसे जमीन हिलेगी तो कुछ वस्तुओं के गिरने से नुकसान हो सकता है, मतलब कम क्षति होती है जो 5.0 का होता है। लेकिन अगर बात करें 6.0 की, 6.0 अगर रिएक्टर स्केल पे है तीव्रता, तो ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, अधिक शक्तिशाली होता है। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अगर 7.0 का है तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बिल्डिंगें वगैरह गिर जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और रिएक्टर स्केल पे 1.0 बढ़ जाने का मतलब होता है जो भूकंप की तीव्रता है उसमें 10 गुना वृद्धि हो गई। 10 गुना वृद्धि 1 पॉइंट के बढ़ने से होती है। और जो 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी 2001 को जो भुज में भूकंप आया था, उसकी जो तीव्रता थी रिएक्टर स्केल पे 6.9 थी, 6.9 मापी गई थी। अब 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए बच्चे शिक्षक सब स्कूल में इकट्ठा हुए होंगे, तो बहुत सारे बच्चे स्कूल की इमारतें गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसका उदाहरण आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है भुज के भूकंप का। अब हम बात करें कि भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। बचाव के उपाय, तो इसके लिए जो रसोई घर के जो काउंटर उनके नीचे और मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, यानी कि यहाँ पे आश्रय ले। कहाँ जा सकते हैं? दीवार के जो कोने हैं, जो रसोई घर के काउंटर हैं, मेज के नीचे, ये सारी चीज़ों पे आश्रय ले सकते हैं। और किससे दूर रहें, कहाँ पे ना जाएं, कौन सी जगह पे कहाँ से दूर रहना है तो क्या करें, वो कौन सी जगह होती है, इनसे दूर रहें। किससे दूर रहें? आग वाले स्थान से, जहाँ कहीं भी आग है, जो चिमनी के आसपास, और जो टूटने वाली खिड़कियां हैं जो टूट सकती हैं, शीशे हैं, दर्पण, तस्वीर फ्रेम, जो कांच वाली चीजें हैं उनसे दूर रहे जो टूट सकती हैं। और भूकंप को पहले से जानना संभव तो है नहीं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं इसका अनुमान लगाते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे जानवरों के व्यवहार से वो लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि जैसे तालाब में मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं, सांप हैं जमीन में दिखाई पड़ने लगते हैं, तो उसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हो रही है, क्योंकि जानवर जुड़े हुए होते हैं पृथ्वी से, तो उन पे सबसे जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो उनके व्यवहार से कुछ लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हाँ कुछ होने वाला है। अब हम बात करेंगे मुख्य स्थलाकृतियों की। हमने अपने जो प्रकृति जो स्थल रूप, पृथ्वी के स्थल रूप में देखा था, तो पृथ्वी के अलग अलग स्थल रूप होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें। तो उसमें अभी हम लोग देखेंगे मुख्य स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती। तो जो अपक्षय एवं अपर्दन, ये तो जो क्रियाएं होती हैं, इनसे जो दिखाई देने वाली पृथ्वी है वो लगातार विघटित होती है, टूटती रहती है। और जो सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, तो इनसे कई स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं।
जो ये अपर्दन और निक्षेपण, ये सारी क्रियाएं हैं, ये कई स्थलाकृतियां निर्मित करते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक कॉलम में दे रखा है जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात कि विश्व में बहुत सारे छोटे बड़े जलप्रपात हैं। जलप्रपात यानी कि पानी का ऊंचाई से गिरना, और इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका का एंजल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो स्थित है नियाग्रा जलप्रपात है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। इतनी जानकारी आपके एनसीईआरटी में अलग से कॉलम में दे रखी है। हम मुख्य स्थलाकृतियों की बात करते हैं, जिसमें जो पानी हवा के द्वारा जो मिट्टी बालू सिल्ट वगैरह बहा के उड़ा के ले जाया जा रहा है और दूसरी जगह पे निक्षेपित कर दिया जा रहा है, तो ये अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग नदी के कार्य कि नदी कौन कौन से कार्य करती है, कैसे करती है स्थलाकृतियों के निर्माण में। नदी जो कि जब किसी खड़े ढाल वाले, अभी हमने जलप्रपात की बात की तो वो नदी ही बनाती है। जब किसी खड़े ढाल वाली जगह से नीचे गिरती है तो वो जलप्रपात बनाती है। यानी कि खड़ा ढाल यानी कोई पत्थर वाला इलाका है, कोई पहाड़ी है जिससे गिर रही है तो ऊंचाई से गिरेगी तो वो जलप्रपात बनाती है। और जब ये मैदानों से गुजरती है, मैदानों से यानी कि मिट्टी वाले भाग से, तो ये मोड़दार मार्ग से बहती है, यानी कि ऐसे ऐसे चलने लगती है, सर्पाकार आकृति में चलती है। और इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। तो जो ये मोड़ हैं इसके, ये विसर्प कहलाते हैं। विसर्प। अब नदी को ज्यादा ढाल नहीं मिल रही है तो वो सर्पाकार में बह रही है, तो वो इस विसर्प बनाते हुए चल रही। तो यहाँ पे दो क्रियाएं होती हैं। अपर्दन, वेग से थोड़ा सा वेग से गई तो मिट्टी काट लेती है और अपने साथ लाई हुई मिट्टी जमा भी कर देती है, तो ये आकृति बनती है। और यही विसर्प जब मिल जाते हैं, यानी कि ये बह रहे हैं और गहरे हो गए, तो ऐसे ही पहले ऐसा बना, फिर धीरे धीरे ये कट के अलग हो गया और ये अपना दूसरा मार्ग पकड़ लिया इसने। तो इस टाइप से, इस आकृति से जो निर्मित हो जाती है उसको चाप झील कहते हैं, गोखुर झील। जो इन्हीं विसर्पों के टूट जाने से अलग होके बनती है झील, उसको चाप झील कहते हैं। नदी में एक स्थिति और आती है, बाढ़ जिसको बोलते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ जो मिट्टी बहा के ले जाती है, अवसाद ले जाती है, वो जहाँ पे जमा होते हैं वहाँ बाढ़कृत मैदान बनते हैं जो कि बहुत उपजाऊ होते हैं। और जो नदी के उठे हुए तटबंध, जो उठे हुए तट होते हैं, उत्थित तट, उनको तटबंध कहते हैं। और जब नदी समुद्र के पास पहुँचने वाली होती है, तब उसका जो वेग है, वो प्रवाह है, बहने का जो गति है वो कम हो जाती है, धीमा हो जाता है। और वो अनेक शाखाओं में, जिसे ये समुद्र में मिलने वाली है तो कई शाखाओं में बढ़ जाती है, क्योंकि जो अपने साथ वो गाद सिल्ट वगैरह बहा के लाई थी वो सब वही जमा हो जाता है। तो फिर वो कई छोटी छोटी शाखाओं में बहने लगती है, मतलब उसको ढकेलने की क्षमता उसमें नहीं रह जाती है मलबे को। इनसे जो उसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं, इनको वितरिका कहते हैं। वितरिका, ये स्थिति जब नदी मिलने वाली होती है समुद्र में तब होती है। ये नदी का मुहाना होता है। मुहाना यानी कि जहाँ पे वो समुद्र में मिलने जा रही है, उसको मुहाने पर वो ऐसे ही वितरिकाओं में बढ़ जाती है और यहाँ पे वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा
यही एरिया जहाँ पे अवसाद जमा हुआ है उसका जो बहा के लाई है, और वो थोड़ा थोड़ा पानी इधर उधर से बह रहा है तो बाकी सारा ठोस जमीन हो गई है, तो वो डेल्टा कहलाता है, डेल्टा। तो ये हमने देखा कि जो नदियाँ थी वो कैसे काम करती हैं और कैसे वो स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के कार्य क्या करती है समुद्री तरंगे? समुद्री तरंगे उठती हैं, गिरती हैं, सैलों से, पत्थरों से टकराती हैं, जिससे सैलों में यानी कि जो जिन पत्थरों से टकरा रही हैं उनमें दरार बन जाती है, दरार विकसित होती है कि लगातार एक ही जगह पे जब तरंगों का प्रेशर पड़ रहा है एक जगह पे, तो वहाँ पे दरार विकसित हो रही है, और यही दरार समय के साथ चौड़ी हो जाती है। जब चौड़ी हो गई, जैसे ये सैल मान लेते हैं, ये सैल है, सैल यहाँ पे टकरा रही है, इस एरिया में टकरा रही है लगातार, तो ये आर पार की, सैल के आर पार की जो दरार बन जाएगी उसको, और ये गुफा गहरी हो जाती है। ये जो टकराता जा और जब ये गहरी हो जाती है तो उसको समुद्री गुफा कहते हैं, समुद्री गुफा। और यही गुफा जब इसमें और तरंगे टकरा रही हैं, सैल की सिर्फ छत बचती है, ऊपर की केवल ये छत बचती है, तो उसको तटीय मेहराब कहते हैं। ये पूरा आर पार हो जाता है, पहले गहरा हुआ तो गुफा, समुद्री गुफा, और वो आर पार हो गया, ऊपर का हिस्सा बचा तो वो तटीय मेहराब कहलाता है, तटीय मेहराब, जिसको सी आर्चीज बोलते हैं इंग्लिश में। और लगातार ये अपर्दन इसकी छत को भी तोड़ देता है, छत भी टूट जाती है। तो एक ये सिर्फ जब एक खाली सैल, अकेली सैल बच रही है तो उसको स्टैक कहते हैं, स्टैक। और जो समुद्र के जल, समुद्र के साथ यानी कि समुद्र के जल के साथ जो ऊपर ऊंचे उठे सैल के, पत्थरों के, पहाड़ों के तट होते हैं उनको समुद्री भृगु, समुद्र भृगु कहते हैं। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये समुद्र है, ये इधर समुद्र है पूरा, और ये जो उसके बगल में जो सैल है यानी कि बड़ा पहाड़ है, पर्वत है, इसको कहेंगे जो इसका किनारा ना, समुद्र के किनारे जो सैल है, जो तट है, उसको समुद्री भृगु या सी क्लिफ कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं इसको, क्लिफ कहते हैं इसको। और जो समुद्र की तरंगों से जो इसके किनारे पे अवसाद जमा हो जा रहा है, जो मिट्टी विट्टी ला के जमा कर दे रहा है, उससे जो समुद्री तट निर्मित होते हैं उसको समुद्र तटीय मैदान या समुद्री पुलिन कहते हैं, पुलिन। अब हम लोग बात करेंगे, ये थी समुद्री तरंग के कार्य की बात। अब हम बात करेंगे हिमनद के कार्य। क्या होते हैं हिमनद के कार्य? हिम मतलब बर्फ, नद मतलब नदी, बर्फ की जो नदियां हैं उनके कार्य। तो जो हिमनद है, हिमनद के द्वारा जो बहाकर लाए गए पदार्थ, जैसे छोटे बड़े रेत, तलछट, मिट्टी, जो ये निक्षेपित होती है यानी कहीं लाके जमा कर दी जाती हैं। हिमनद, जो हिम की नदियां हैं वो पर्वतों पे हैं, तो पर्वतों से जब बह रहा है हिमनद, तो वहां से वो अपने साथ क्या ला रहे हैं? अवसाद ला रहे हैं, रेत ला रहे हैं, तलछट ला रहे हैं, मिट्टी ला रहे हैं, तो जो कहीं पे उसको जमा कर देते हैं। तो जो ये निक्षेप हैं, जो निक्षेप हैं जो जमा कर रहे हैं उसको हिमोड़, हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ या हिमनद का उससे निर्माण होता है, उसको हिमोड़ बोलते हैं या हिमनद बोलते हैं। ये जो जो बहा के ला रहे हैं, ये अपने साथ जो चीज़ें पर्वत से
तो जो मिट्टियाँ अपरदित कर रहे हैं, जो वहाँ पे गड्ढे हो जा रहे हैं, जो गर्त बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, तो उनमें जब जो बर्फ वाला पानी है पिघल कर उसमें भर जाता है तो वहाँ से सुंदर झीलें भी बन जाती हैं, झीलों का भी निर्माण हो जाता है। तो ये थे हिमनद के कार्य। अब हम बात करेंगे पवन। पवन यानी कि हवा। पवन भी तो स्थलाकृतियों के निर्माण में काम कर रही है। तो बात करते हैं पवन क्या काम करती है। जब हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियां तो अपने साथ कितना सारा बालू वालू उड़ा के ले जाती हैं। अगर हम रेगिस्तानी इलाकों की बात करें, रेगिस्तान में हवा के कारण जो रेत है वो उड़ती है। जब ये आंधियां हवाएं शांत होती हैं तो वहाँ पे वो रेत जो है जहाँ पे गिर जाती है तो छोटी छोटी वो पहाड़ियों का निर्माण करती है। रेगिस्तानी इलाकों होते हैं तो इस टाइप कुछ पहाड़ियों का निर्माण करती है, ऐसी आकृति तो बनाती है, तो उसको बालू टिब्बा कहते हैं। यानी कि जो बालू कहीं ऊंचे कहीं नीचे जमा हो जाती है तो उसको बालू टिब्बा कहते हैं। रेगिस्तान में छत्रक सैल देखने को मिल जाते हैं। उनका निर्माण कैसे होता है, जो हवा है, हवा वो क्या करती है, जब चलती है तो जो सैल हैं उसके, जैसे ये सैल है तो उसके ऊपरी भाग को नहीं काटती, उसके नीचे भाग को आसानी से काटती है। तो नीचे वाला हिस्सा कटता चला जाता है, ऊपर वाला चौड़ा रहता है, तो उससे छत्रक सैल का निर्माण होता है। और जब ये बालू के कण हैं, जो रेत के कण हैं, जब महीन और हल्के होते हैं तो जो हवा है इनको उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है, उड़ा ले जाती है। और यही जो बालू के कण हैं जब एक बहुत बड़े क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि उसके द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, पवन जो हवा का वेग है धीमा हो जाता है तो उसके द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, तो वही निक्षेपित हो जाते हैं। तो उससे जो आकृतियों का निर्माण होता है उनको लोयस कहते हैं, लोयस। और चीन में विशाल लोयस के निक्षेप देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। तो ये थी मुख्य स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं और कौन कौन से कारक उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, यहाँ पे हमने उसको देखा। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर 3 था, हमारी बदलती पृथ्वी, यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।